हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो क्लासेस आपकी लग रही हैं, आप सारे लेक्चर घर बैठ कर के आराम से सुन रहे होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही आसान तरीके से सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लास के बहुत सारे बच्चे अभी भी भेजी हुई रिकॉर्डिंग्स को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों का। जो बच्चे रेगुलरली फीडबैक दे रहे हैं, जैसे अंकित, नवीन, मोहित, देवेंद्र, सुनील, अजय, राहुल, जोनी, प्रवीण, राहुल, शुभम, विनीता और मोहित दूसरे वाला जो है, ये सारे बच्चे रेगुलरली फीडबैक मेरे पास भेज रहे हैं। कोशिश करो बेटा सभी बच्चों को इस ग्रुप में जोड़ने की, ताकि आपका सिलेबस कवर हो सके और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत ना आए। एक बात और मुझे आपसे कहनी थी कि जो प्रोफाइल में आपने अपना जो स्टेटस लिखा हुआ है, उसमें अगर आप लोग अपना नाम लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। वैसे तो मैंने जो गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपने अपना नाम और रोल नंबर भेजना है। तो हर टॉपिक के बाद उसका फीडबैक देने के लिए जो गूगल फॉर्म आप भर के भेजते हो मेरे पास, उसमें अपना नाम और अपना रोल नंबर जरूर लिखें। उससे मुझे थोड़ा सा पता रहेगा कि कौन कौन बच्चे अटेंड कर रहे हैं और आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे, नीड, इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैक। आपको ये तो पता ही है कि ट्रैक जो फर्स्ट यूनिट है, अभी हम उसी यूनिट पे चल रहे हैं। अब तक हमने ट्रैक के बारे में किया, एथलेटिक्स के इवेंट जितने भी होते हैं उसके बारे में किया। तो हम आज बात करेंगे कि ट्रैक की ज़रूरत क्या है, ट्रैक का महत्व क्या है और ट्रैक के की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम हिंदी में विशेषताएं हम कह सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार हमने ये सारी बातें डिस्कस की हैं। फिर एक बार आपको मैं बताऊं कि जैसे हमने उस दिन चर्चा की थी कि हर गेम के लिए एक स्पेसिफिक ग्राउंड होता है या कोर्ट होता है, उसी ग्राउंड और कोर्ट में ही उसके कॉम्पिटिशन्स को करवाया जाता है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब होता क्या है कि हर एक गेम के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको गवर्निंग बॉडी बोलते हैं, और उस इंटरनेशनल जो एसोसिएशन या फेडरेशन है, उसके साथ नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो एसोसिएशंस हैं वो एफिलिएटेड होती हैं। अब ये जो इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन जिसके बारे में हमने उस दिन आपसे बात की थी, ये हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है as far as athletics is concerned. That means that regarding framing rules and regulations, regarding standardization of athletic events, and regarding conduct of all athletic activities, actually this is the responsibility of the International Amateur Athletic Federation. तो क्या हो गया बेटा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसोसिएशन है,
स्टेट लेवल पर एसोसिएशन है, नेशनल लेवल पर एसोसिएशन है और इंटरनेशनल लेवल पर एक एसोसिएशन है। ये सारी की सारी जो नीचे लेवल पर जो एसोसिएशन है ये एफिलिएटेड होती हैं IAAF से। अब आप कल्पना करो ऐसी कि मान लो एथलेटिक के जो इवेंट करवाने हैं, अगर इनके लिए सभी के लिए एक जैसी कंडीशंस न हो। छोटा सा एग्जांपल चलो हम ले लेते हैं। जैसे हमने उस दिन पहले दिन डिस्कस किया था कि जो ट्रैक होता है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। अब ये एक कॉमन फीचर है सभी ट्रैक्स के लिए। अब सपोज करो कि आपने भिवानी में कोई एथलेटिक्स का कंपटीशन करवाया और उसमें आपने स्टैंडर्ड ट्रैक कर लेने की बजाय वैसे ही किसी ट्रैक के ऊपर कंपटीशन करवा दिया और बच्चे जो है वो नॉर्थ टू साउथ दौड़ने की बजाय साउथ टू नॉर्थ दौड़ लेते हैं, तो क्या होगा? जो रिकॉर्ड उसमें बना है या जो अचीवमेंट बच्चों की उसमें रही है वो यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा कि अगर साउथ टू नॉर्थ दौड़ने की बजाय अगर ये सही दिशा में नॉर्थ टू साउथ दौड़े होते तो परिणाम शायद अलग होते। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई कंफ्यूजन न हो किसी भी प्रकार का, सभी बच्चों के लिए एक जैसी कंडीशंस हों हर एक जगह पर, सभी कॉम्पिटिशन्स को यूनिवर्सली एक समान रूप से ऑर्गेनाइज किया जा सके। इसलिए जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है वो सभी खेलों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो तो किसी एक स्थान पर किए गए या आयोजित किए गए टूर्नामेंट का रिकॉर्ड या अचीवमेंट्स किसी दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं हो सकती हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है तो वो रिकॉर्ड्स तो हर एक जगह मान्य नहीं हो सकते बेटा। तो क्या किया जाता है? टू स्टैंडर्डाइज द गेम, rules and regulations are being framed by the highest governing body। अब जो हम ट्रैक की बात कर रहे थे बेटा, हम उस पे आ जाते हैं कि सभी चीजों को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ऊपर से सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाएगा तो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और उन कॉम्पिटिशन्स की फिर मान्यता पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे। तो इसीलिए IAAF ने सभी एथलेटिक्स के इवेंट्स को कंडक्ट कराने के लिए सभी नियमों को रिकमेंड किया है। जितनी भी एफिलिएटेड बॉडी होती हैं वो जितने भी कॉम्पिटिशन्स करवाती हैं उन सभी कॉम्पिटिशन्स में इन नियमों को मानना अनिवार्य होता है। अब अगर नहीं माने जाते हैं, अगर रूल्स नहीं फॉलो होते हैं तो उन कॉम्पिटिशन्स की, उन टूर्नामेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बेटा यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम ये बात करें, हम स्पेसिफिक अगर मान लो अब एथलेटिक्स की बात करें तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन वो यह है कि सभी कंपटीशन एक ही प्रकार के ट्रैक के ऊपर आयोजित किए जाने चाहिए, जिसे हमने स्टैंडर्ड ट्रैक का नाम दिया था। अब ये जो स्टैंडर्ड ट्रैक है बेटा, इन स्टैंडर्ड ट्रैक के बिना कोई भी कंपटीशन करवाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम करवा लेते हैं, जैसे पंचायतों में कई बार करवा लेते हैं, स्कूलों में कई बार करवा लेते हैं, लेकिन वो जो रूल्स रेगुलेशंस वहाँ जो बनते हैं उनका कोई महत्व नहीं होता है, कोई उनकी वैल्यू नहीं होती है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे आप क्रिकेट देखते हैं आमतौर पर। एक क्रिकेट जो स्टेडियम में खेला जाता है, स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में या इंटरनेशनल लेवल पर आप देखते हैं क्रिकेट को। दूसरा, आप गली में, मोहल्ले में, पार्क में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं।
तो ये ठीक वैसा ही कुछ फर्क इसमें होता है। तो हमें चीजों को स्टैंडर्डाइज करना होता है, इसी कारण से सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, और जो ट्रैक है वो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन का पार्ट होता है। तो हमने ये कह दिया कि भाई जितने भी ट्रैक के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पार्ट हैं। तो हम इस नतीजे पर अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद पहुंच सकते हैं कि कोई भी एथलेटिक इवेंट करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक होना बहुत जरूरी होता है। बिना स्टैंडर्ड ट्रैक के यदि हम कोई भी कंपटीशन करवा लेते हैं तो उस कंपटीशन में बने हुए जो रिजल्ट हैं या आए हुए जो रिजल्ट हैं या जो रिकॉर्ड हैं, उनकी मान्यता नहीं होती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रैक की आवश्यकता क्यों है। ट्रैक मीन्स स्टैंडर्ड ट्रैक। स्टैंडर्ड ट्रैक जो 400 मीटर का ट्रैक है, जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहले दिन डिस्कस किए थे कि भाई ये कंडीशंस अगर पूरी हों तो ही उसे स्टैंडर्ड ट्रैक कहा जा सकता है। तो सभी जगह यूनिफॉर्मली कंडक्ट करवाए जा सकें कॉम्पिटिशन्स, इसलिए एक स्टैंडर्ड ट्रैक की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो हम अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस में और बेटा नीड में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है ना। अगर हम इन दोनों शब्दों के ऊपर जाएं तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क हम नहीं लगाते। भाई जरूरत है तभी उसका महत्व है। फिर भी हमने इसको एक अलग पॉइंट बना करके डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ये कि इसका महत्व इसलिए है कि सभी कॉम्पिटिशन्स को सभी जगह समान रूप से अगर हम करवाना चाहते हैं तो एक स्टैंडर्ड ट्रैक की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं कराया जा सकता है। क्लियर? अगर स्टैंडर्ड ट्रैक होगा तभी उसके रिकॉर्ड्स या रिजल्ट जो हैं वो सभी जगह एक्सेप्टेबल होंगे। ये बिल्कुल सही है। अगर मान लो आज कोई स्टेट लेवल चैंपियनशिप में शॉर्टपट का इवेंट करवाया जाता है और हमें पता है कि भाई रूल्स के अनुसार शॉर्टपट का जो सेक्टर है वो 34.92 डिग्री का होना चाहिए। किसी जगह पर 34.92 की बजाय अगर 40 डिग्री सेक्टर में करवा लिया जाता है या कम या ज्यादा वेरिएशन करके करवा लिया जाता है, तो क्या उस प्रतियोगिता का रिजल्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। तो ये महत्व है कि हमने सब चीजों को स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया, पूरी तरह से डिमार्केटेड कर दिया, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो यूनिवर्सली थ्रू आउट द वर्ल्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इंजरीज एक बहुत बड़ा इशू रहता है, आप तो जानते ही हैं, और प्राइम कंसर्न रहता है सभी कोचेस के लिए, प्लेयर्स के लिए और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के लिए। तो एक तरह से जब ट्रैक को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं तो हमारा ये भी कंसर्न रहता है कि खिलाड़ियों को इंजरीज से बचाया जा सके। तो जब सारी चीजें स्टैंडर्ड होंगी तो जो संभावना है इंजरीज की वो भी कम हो जाएगी। अब इससे भी आगे, अगर मान लो सभी चीजें प्री डिसाइडेड हैं, लेन कितनी होगी, लेन की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसकी लेन की मोटाई कितनी होगी, स्टैगर कितना होगा, शॉट का वजन कितना होगा, जेवलिन का वजन कितना होगा, और रिले के लिए एक्सचेंज जोन कितने मीटर का होगा, ये सब चीजें जब पहले से डिसाइडेड हैं, रूल्स में फ्रेम कर दिया गया है, तो क्या होगा कि एथलीट जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो सकता, डेफिनेटली इंप्रूव होगा जब सब कुछ सारी कंडीशंस उसे पता है कि जिन कंडीशंस में आज वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है वही कंडीशंस, वैसा ही ट्रैक उन्हीं कंडीशंस में उसे परफॉर्म करना है, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल में इंप्रूवमेंट होती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब सरफेस से हमारा यहाँ अर्थ है ट्रैक का सरफेस अच्छा होगा, ट्रैक अच्छा होगा, ग्राउंड अच्छा होगा, तो
ऑटोमेटिकली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर आएगी। तो एक ट्रैक की अगर महत्व को हम चर्चा करने की कोशिश करें तो हम इन बिंदुओं पर फोकस कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज करवा पाएंगे, रिकॉर्ड्स और रिजल्ट जो हैं वो सभी जगह समान रूप से एप्लीकेबल हो जाएंगे, खिलाड़ियों को इंजरीज से बचाया जा सकता है, खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इससे अप होता है, और डेफिनेटली जब सब चीज़ें प्री डिसाइडेड हैं, स्पेसिफिक हैं, तो बेटर परफॉर्मेंस की संभावना रहती है। तो ये थी बेटा इम्पोर्टेंस की बात। ये आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं विशेषताओं की। ये विशेषताएं वही हैं बेटा जो हमने उस दिन ये कहा था फर्स्ट लेक्चर में, आप याद करें कि IAAF ने, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ एसेंशियल कंडीशंस दी हैं कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक वही होगा जो इन कंडीशंस को पूरा करेगा। एक तरह से वो जो कंडीशंस हैं वो उसकी विशेषताएं हैं। फिर हम इस बात पे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपने पहले सारी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी और रूप में आपने इनको देख रखा है। पहला ही कैरेक्टरिस्टिक ये कि जो ट्रैक है हमारा ओवल शेप का होना चाहिए। ओवल शेप हालांकि पूरी तरह से अंडाकार नहीं होती है बेटा आकृति, दो स्ट्रेट्स हैं, उनको दो जो सेमी सर्कल्स हैं वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये सिमिलर होती है, अंडाकार के लगभग जैसे उससे मिलती जुलती ही होती है। तो सभी जगह एक जैसी ही ट्रैक की शेप होगी। उसमें 400 मीटर का ही ट्रैक होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड ट्रैक होगा। डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होनी चाहिए, जब आप दौड़ेंगे हमेशा आपका लेफ्ट हैंड जो है वो अंदर की साइड आएगा। एक ट्रैक में जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसमें सभी ट्रैक्स में एक कॉमन फिनिशिंग लाइन होगी सभी रेसेस के लिए, दो पैरेलल स्ट्रेट होंगी और दो सेमी सर्कल होंगे, और ये जो दो सेमी सर्कल हैं बेटा ये दोनों एक समान होंगे, दोनों का जो रेडियस है, जो मार्किंग रेडियस है वो दोनों का समान रहेगा, एक बराबर होगा। सभी ट्रैक्स में जो स्टैंडर्ड ट्रैक है 8 से 9 लेन होनी चाहिए। सभी जो लेन हैं उनकी जो मार्किंग हम करते हैं तो 5 सेंटीमीटर की उसकी मोटाई होनी चाहिए। ये हमने उस दिन बात की थी बेटा कि ट्रैक में जितनी भी लाइनें होती हैं उनकी सबकी जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। ट्रैक में, पूरे ट्रैक में सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होती है जो जेवलिन थ्रो का की जो आर्क है, आपने देखा होगा जहां से जेवलिन थ्रो को थ्रो किया जाता है उस आर्क की जो मोटाई है वो 7 सेंटीमीटर होती है, बाकी सभी लाइनें 5 सेंटीमीटर की होती हैं। इसके बाद बेटा जो लेन की विड्थ है वो 1.22 से 1.25 मीटर, ये एक रेंज दे रखी है बेटा, लेकिन मोस्टली हम 1.22 मीटर जो है सभी स्टैंडर्ड ट्रैक्स में लेते हैं, ये लगभग 4 फीट के बराबर हो जाता है बेटा। और उसके बाद जो लेंथ ऑफ स्ट्रेट है, स्ट्रेट हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लेक्चर में, स्ट्रेट क्या होती है वो इसमें हमने रेंज लिखा कि 80 से 85 मीटर, ये डिपेंड करता है बेटा हमारे पास जो ग्राउंड अवेलेबल है उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर, इसलिए ये रेंज दे रखी है। लेकिन प्रेफरेबली जितने इंटरनेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड ट्रैक उसमें होता है, तो स्ट्रेट की जो लंबाई है वो 84.39 मीटर होती है। इसी प्रकार से CDR मैंने आपको समझाया था, कर्व्ड डिस्टेंस रेडियस, या इसको हम मार्किंग रेडियस भी कहते हैं। जो ट्रैक की मार्किंग रेडियस है तो हम 84.39 मीटर यदि स्ट्रेट लेते हैं तो 36.50 मीटर जो है वो मार्किंग रेडियस आ जाता है। दोनों सेमी सर्कल्स के लिए ये समान होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्टपट, डिस्कस, हैमर थ्रो के जो सेक्टर हैं वो 34.92 डिग्री के होने चाहिए, 34.9 डिग्री के होने चाहिए।
जेवलिन का जो सेक्टर है वो 29 डिग्री का होना चाहिए, और जो लैंडिंग पिट है हमारा लॉन्ग जंप का और ट्रिपल जंप का, उसका साइज जो है 9 मीटर उसकी लेंथ होती है और 2.75 मीटर उसकी चौड़ाई होती है। तो ये बेसिकली तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखी हुई हैं सारी चीजें, जो हमारे ट्रैक के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिक विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया है बेटा, ताकि सभी जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे स्टेट लेवल पर, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो सारी कंडीशंस जो हैं वो सेम हों। तो इसीलिए हमें इसकी विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक था। तो ये थी बेटा कि ट्रैक की जरूरत क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ट्रैक का महत्व क्या है। तीसरी बात हमने इसमें किया कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक की क्या विशेषताएं होती है। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको ये चीजें समझ आई होंगी, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका इस बारे में क्लियर होगा। जब भी हम लाइव क्लासेस के लिए, लाइव मीन्स कि हम अपने कॉलेज में जब मिलेंगे, तो आप अपने प्रश्न जो हैं इस बारे में जरूर नोट करके रखें और वो हम सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर आपको भेजता हूँ। ये इतना अच्छा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जब तक फेस टू फेस कन्वर्सेशन आप लोगों के साथ न हो, ऑन द स्पॉट आपकी जिज्ञासाओं को मीट आउट न किया जाए, शांत न किया जाए, तो ये बड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। तो लेकिन फिर भी कोई नहीं, कोई बात नहीं, हालात ऐसे हैं, जिन भी हालात में हमें ये काम करना पड़ रहा है, तो ये एक जो अवेलेबल हमारे पास जो साधन था वो यही था। हमारी पढ़ाई कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, और जब भी हम क्लास के लिए मिलेंगे तो इन सारे विषयों के ऊपर हम दोबारा से चर्चा करेंगे। आपको फिर मैं एक बार प्लीज जरूर आप लेक्चर सुनने के बाद या तो गूगल फॉर्म मेरे पास भर के भेजें, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे यस या नो भेज दें, सिंपली कि आप सुन रहे हैं या लेक्चर नहीं सुन रहे हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन रहे। थैंक यू वेरी मच। आप इस लेक्चर में जुड़े मेरे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।